हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया सीखने की उम्मीद रखो। आज कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 9th का फिजिक्स 1 भी बोल सकते हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, केमिस्ट्री 1 भी बोल सकते हो, या फिर चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स देंगे। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो मैंने पहले हेडिंग कर दिया मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। काफ़ी सारा फोटो दिया हुआ है ताकि मैं इंटरेस्टिंग कर पाऊँ। सोचो कि एक छोटा सा एलियन ये आपके धरती पर आ गया। आते ही ये बहुत ही हैरान हुआ। इतना सारा चीज़ वो देखा। कहीं पे ब्रेड्स देखने मिला, कहीं पे आइसक्रीम देखने मिला, कहीं पे पेड़ देखने मिला, कहीं पे आइस वगैरह देखने मिला, यहाँ पे शुगर देखने मिला, वाटर देखने मिला। ये काफ़ी चीज़ देखने के बाद वो पूरा कंफ्यूज हो गया, ये क्या चीज़ है। तो बगल में एक तो लेबोरेटरीज था, तो उस लेबोरेटरीज को गया। वहाँ पे देखा कि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं। तो कोई एक साइंटिस्ट को आके पूछा कि क्या है ये चीज़, हमको थोड़ा समझाइए, ये मेरे गोले में तो नहीं है, मैं यहाँ पे नया चीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समझाइए। तो ये चीज़ को समझाया जाता है। एक साइंटिस्ट ने उनको समझाया कि जो तुम जो भी देख रहे हो, ये सारा चीज़ को एक एक मैटर बोला जाता है। ये जो भी तुम देख रहे हो, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। क्या है मैटर, ये इसको और भी क्लियर समझा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। जो भी तुम देख रहे हो इस यूनिवर्स में, सब एक मटेरियल है। व्हिच साइंटिस्ट हैज नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट लोग ने एक मैटर बोल के नाम दिया है। हर एक चीज जो भी तुम देख रहे हो किसी न किसी एक मटेरियल से बना हुआ है, और जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, उसको नाम क्या दिए हैं? मैटर दिए हैं। और दूसरा पॉइंट्स में क्या बोलते हैं वो? मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटा 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 पार्टिकल से एक मैटर बना हुआ है। चाहे तुम आइसक्रीम के बात ले लो, चाहे तुम एक जॉग के, प्लास्टिक के जॉग के बारे में बात करो, चाहे तुम ब्रेड के बारे में बात करो, चाहे तुम एक पेड़ के बारे में बात करो, चाहे तुम उस ग्लास के बारे में बात करो, हर एक जो मटेरियल से बना हुआ है, इसका अंदर में जाएंगे तो छोटा 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 टीनी पार्टिकल से वो बना हुआ है, जो कि साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे छोटे से एलियन को। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं फिर क्या हुआ ना। मैटर तो हमने समझा, एक आइसक्रीम में मैटर हो सकते हैं, ग्लास भी मैटर हो सकते हैं, बिस्किट भी मैटर हो सकता है, तुम्हारा पेन मैटर हो सकता है, पेपर में मैटर हो सकता है। जो भी मैटर है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो कुछ स्पेस लेता है और उसका कुछ मास होता है, उस चीज को क्या बोला जाता है? मैटर। तो आप सोच सकते हो कि तुम्हारा घर में कितना सारा मैटर है। हर एक चीज कुछ ना कुछ तो स्पेस लिया ही है, और हर एक चीज का कुछ ना कुछ तो मास है ही है। यानी कि घर में जो भी चीज है, सारे एक एक मैटर है, क्योंकि वो किसी ना किसी मटेरियल से भी बना हुआ है, और वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, और वो स्पेस भी लिए हैं, और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड हैव कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि जो जो पार्टिकल्स है, ये तो मैटर का अंदर में पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में गैप है। किस क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है, किस क्षेत्र में थोड़ा सा कम है, लेकिन हर एक जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल्स के बीच में गैप है। देख सकते हो, एक पार्टिकल अगर ये है तो दूसरा पार्टिकल्स ये है, ये दोनों का बीच में गैप है। तीसरा पार्टिकल्स ये है तो यानी कि इसका बीच में भी गैप हुआ। चौथा पार्टिकल्स अगर ये है तो इसका बीच में भी गैप हुआ। तो ये बोलता है कि जो हर एक पार्टिकल्स के बीच में, जो भी मैटर का अंदर में जो भी पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्पेस है, एंड कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, ये लोग मूव करते रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
यानी कि इसका अंदर में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को खींचा खींची करते हैं, ये इसको भी खींचता है, ये इसको भी खींचता है, यानी कि दोनों का बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अगर तीसरा है तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। चौथा है तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, यानी कि हर पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल के साथ एक तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जो मैटर है वो 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। कौन सा 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है? एक है सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, एक है गैसियस स्टेट। क्या है डिफरेंस? सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। सॉलिड स्टेट का मैंने एक एग्जांपल्स लिया, तुम्हारे घर में बिस्किट्स होगा, तो बिस्किट एक सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड घर में तुम्हारा पानी होगा, यह है लिक्विड। और गैस तो हर जगह पे होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका कुछ फोटो वगैरह मैं नहीं दिया हूं। तो आते हैं इसका बीच में, इसके बारे में क्या क्या है सारा चीज बताते हैं। जो सॉलिड है, मान लो कि जो बिस्किट है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल्स है बिस्किट का बीच में, ये दोनों का बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल जो है, वो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, ये यानी कि ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। किस केस में? सॉलिड केस में। लेकिन लिक्विड केस में क्या होता है, थोड़ा मॉलिक्यूल्स, थोड़ा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस रहता है, तो स्पेस रहने के कारण एक दूसरे को जो फोर्स से खींचते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो थोड़ा वीक होता है। सॉलिड में क्या था? स्ट्रॉन्ग था। लिक्विड में क्या हुआ? वीक हो गया। अब गैस में जो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होता है थोड़ा काफ़ी दूर दूर रहते हैं, इसी कारण क्या होता है, एक दूसरे का बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा वेरी वीक होता है। सोचो कि जब तुम रहते हो यहाँ पे और कोई तुम्हारा बहुत बड़ा, बहुत ही रिलेशन, दूर का रिलेशन, वो रहते हैं अमेरिका में, जिनके साथ आपका रोज कंटेक्ट नहीं है, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर अटैचमेंट दोनों के बीच में है थोड़ा वेरी वेरी वीक होता है। और घर में जो तुम्हारे पापा हैं, मम्मी है, रोज मिलते हो, नज़दीक रहते हैं, तो उनके साथ कितना अच्छा रहता है रिलेशंस, बहुत अच्छा है, फोर जो तुम्हारा अटैचमेंट रहता है। यही सब होता है तुम्हारा सॉलिड लिक्विड केस का बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स। अब मैं फिर आता हूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड केस में वेरी लेस होता है। लेकिन लिक्विड केस में मैंने बताया था जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो स्पेस होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल का स्पेस, दूसरा से तीसरा का स्पेस, तीसरा से चौथा का स्पेस, चौथा का स्पेस, ये जो स्पेस होते हैं थोड़ा लार्ज होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन गैस केस में क्या होता है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर इधर है तो दूसरा मॉलिक्यूल कहीं इधर होगा, तीसरा मॉलिक्यूल कहीं इधर होगा, चौथा मॉलिक्यूल कहीं इधर होगा, पांचवा मॉलिक्यूल कहीं इधर होगा। ठीक है, अब आते हैं फिर क्या बात करते हैं, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब बात करते हैं, मान लो एक तो एग्जांपल्स लेते हैं बिस्किट का। इसका जो शेप है देखो फिक्स्ड शेप है, और जो वॉल्यूम भी है, शेप फिक्स्ड होने के कारण वॉल्यूम भी उसका रहेगा। ठीक है, कोई भी और एक एग्जांपल ले सकते हो, ब्रिक का एग्जांपल्स ले सकते हो, तुम्हारा साइकिल का एग्जांपल्स ले सकते हो, आइस का एग्जांपल्स ले सकते हो। ये जो इतना जो सॉलिड पार्ट मैंने बताया सबका डेफिनेट शेप होता है। याद करो एक एक करके, डेफिनेट शेप है कि नहीं है। अगर डेफिनेट शेप है यानी कि फिक्स्ड शेप है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी रहेगा। लेकिन लिक्विड केस में वैसा नहीं होता है। लिक्विड केस में क्या होता है, जैसे कि ये अभी ग्लास में है, जो पानी है वो तो अमाउंट मेजर किया हुआ है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। मान लो कि मैं एक तो बर्तन में, ऐसा चौड़ा वाला बर्तन में इस पानी को डाल देता हूं, तो ये पानी का जो शेप था ये चेंज हो गया, शेप इसका फिक्स्ड नहीं है। लेकिन वॉल्यूम मान लो यहाँ पे 50 ml था, तो यही 50 ml ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो 50 ml ही रहेगा, लेकिन शेप देखो चेंज हो गया। इसीलिए लिक्विड केस में क्या बोला जाता है, नो डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं है, बट
डेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डेफिनाइट है क्योंकि 50 ml और 50 ml ये डेफिनाइट हुआ, यानी कि ये फिक्स्ड हुआ। लेकिन शेप ग्लास में जैसे था वो शेप लिया था, अब बर्तन में आ गया तो बर्तन का शेप ले लेगा। अब कटोरा में लोगे तो कटोरा का शेप ले लेगा, यानी कि लिक्विड में कोई शेप नहीं होता है। और गैस में नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ना इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि ये तो हवा तो उड़ता रहता है, तो उसका क्या शेप रहेगा, क्या वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाई डेंसिटी। किस केस में? सॉलिड केस में हाई डेंसिटी होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है बहुत कम होता है और दोनों का बीच में बड़ा अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। इसी कारण ये अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ता है। फिर से दो मॉलिक्यूल का बीच में सॉलिड केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको काफ़ी एनर्जी दिया जाता है। क्या एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी देते हैं इसको तोड़ने के लिए। इसी कारण मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एंड हाई डेंसिटी तो होता ही है सॉलिड। लेकिन लिक्विड केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। डेंसिटी इज लो, डेंसिटी लो है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट आज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट लो है लिक्विड का एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो लो एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लेकिन गैस केस में क्या होता है? डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी वेरी लो। सॉलिड के लिए और एक पॉइंट्स आता है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं कुछ स्पेशल केस, जैसे कि स्प्रिंग, उसका अलग चीज हम बताएंगे। जैसे कि हो गया तुम्हारा स्कॉच बाइट वगैरह, उसको हम कर सकते हैं, फोम को हम कर सकते हैं, लेकिन वो अलग स्पेशल केस में आता है, उसका कारण अलग है। वो सॉलिड होने के कारण भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे एक फोम को, यानी कि जो गद्दा रहता है, गद्दा का अंदर में जो फोम रहता है, हम उसका अंदर में बहुत सा एयर रहता है। उस जब हम स्कॉच बाइट हो गया या फिर स्पॉन्ज हो गया, जब हम दबाते हैं तो एयर निकल जाता है, क्योंकि इसका अंदर में बहुत सारा छेदा छेदा होता है और एयर रह जाता है। वो स्पेशल केस होता है। उसको छोड़ने के बाद अब सोचो कि जब मान लो एक ब्रिक लिया, ब्रिक को दबा के हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब आयरन रॉड लेते हैं, आयरन रॉड को हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमने अभी तुम्हारा साइकिल लिया, साइकिल को हम कंप्रेस कर सकते हैं? टूट जाएगा भले ही, नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। जितना भी सॉलिड पार्ट है, एक बर्फ ले लो, आइस ले लो, आइस को कंप्रेस कर सकते हैं? कोशिश करके तो देखना एक बार, आज घर में आइस तो होता ही है, क्या हम कंप्रेस कर पा रहे हैं? क्या? नहीं होगा। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लेकिन लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं? अब वाटर को हम जब आप कोशिश करेंगे तो ये कुछ अमाउंट नीचे आ सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। और गैस तो होता ही है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसी कारण घर में तुम्हारा जो एलपीजी गैस यूज करते हो वो गैस ही होता है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अभी आपको बहुत सा चीज न्यूज में सुनने मिला होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है वही गैस होता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर का अंदर में डाला जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं गैस हाईली कंप्रेसिबल है। सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो। अभी वो फ्लो हो पाएगा? सॉलिड को हम फ्लो कर पाएंगे? जैसे लिक्विड को हम डालते ही नीचे वो फ्लो करने लगता है, वैसे क्या सॉलिड फ्लो होता है? नहीं होता है। लेकिन लिक्विड कैन बी फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है। गैस कैन फ्लो, गैस तो हमेशा फ्लो होता ही रहता है। गैस देखे होंगे बाहर में कितना हवा चलता रहता है, तो वो तो फ्लो ही होता है। तो गैस कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, लेकिन सॉलिड कैन नॉट फ्लो।
इसका देख सकते हो कुछ पार्टिकल्स कैसा है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है सब लगा हुआ है एक के साथ एक दूसरे के साथ। इसी कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। लेकिन लिक्विड केस में देखो थोड़ा थोड़ा गैप है, इनके बीच में गैप होने के कारण जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है वो भी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ये दोनों का बीच में जो अट्रैक्शन है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब देख सकते हो गैस में कितना दूर दूर है सारे मॉलिक्यूल्स, इतना सारा दूर दूर रहने के कारण इनका बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाता है। स्पेस ज़्यादा होने के बावजूद इनका जो अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उतना नहीं रह पाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप समझ गए होंगे आई होपफुली। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है, किसी भी सॉलिड को हम जब टेम्परेचर देते हैं या लिक्विड को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल का केस में हमने इसका बीच में कुछ एक सॉलिड पार्ट यानी कि बर्फ ले लिया। एक गैस सिलेंडर गैस है, देख सकते हो एक बीकर है, बीकर का अंदर में मैंने रेड कलर का एक तो आइस रखा, जो आइस है सॉलिड। ठीक है, और जब गर्म किया गया धीरे 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 ये लिक्विड कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट हुआ। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर दिया गया तब जाके सॉलिड से लिक्विड हुआ, सॉलिड केस से लिक्विड केस को कन्वर्ट हुआ लिक्विड जब हमने टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो क्या बोलता है, जब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, आग लगाएंगे जाहिर सा बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, ये जो हीट नीचे से दे रहे हैं वो एक एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। जब आग लगाते हैं तो जो एनर्जी दिया जाता है उस एनर्जी का नाम हो गया हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जब जाता है अंदर में, जो भी सॉलिड पार्ट है वो मॉलिक्यूल्स गेन करता है, वो पार्टिकल्स गेन करता है, यानी कि वो ले लेता है वो सारा एनर्जी। वो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स है वो गेन करता है एनर्जी। उस गेन करने के कारण वो एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट होना शुरू करता है विथ ग्रेटर एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिला, इस आग से मिला। कौन सा एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला। उस हीट एनर्जी कहाँ गया, जो अंदर में जो सॉलिड पार्ट है उसका मॉलिक्यूल्स ने गेन किया, पार्टिकल्स वो बोलते हो, पार्टिकल्स ने गेन किया। उस पार्टिकल गेन करते ही वाइब्रेट करना शुरू किया। जो वो वाइब्रेट किया, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, वो एक काइनेटिक एनर्जी उसको गेन हुआ। यही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी को। हीट एनर्जी कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के कारण द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स, ये दोनों का बीच में जो अट्रैक्शन था वो ओवरकम हो गया, यानी कि ये दूर हो गया, ये दूर हो गया, अट्रैक्शन अभी नहीं रहा। जब अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो एक नया स्टेट को कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्टेट का नाम हो सकता है लिक्विड, या लिक्विड है तो हो सकता है वो हो जाएगा गैस। अगर लिक्विड को फिर गर्म करोगे तो हो जाएगा गैस। तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है एंड न्यू स्टेट इज अपटेंड, एक नया स्टेट अपटेंड होता है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। थोड़ा मेरा टाइम टेकिंग लगेगा क्योंकि मैं बहुत डीपली और बहुत ही आराम से समझाता हूँ, भागा भागी मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि पढ़ाई में भागा भागी से कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा, आपको कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब जब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तब टीचर उनको बोलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर बच्चा नहीं दे पाता है। बच्चा नहीं देने के कारण टीचर उनको पनिशमेंट करते हैं। इस पनिशमेंट देने के कारण बच्चा उससे डरता है इस सब्जेक्ट से, और वो सब्जेक्ट और आगे पढ़ना पसंद ही नहीं करता है, छोड़ देता है वो सब्जेक्ट। ये हर एक बच्चे के साथ होता है, जो मेरा 13 ईयर एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कारण बच्चा को गाली देने से अच्छा है जितना अच्छा से बिठा के आराम से बाबू भैया मामू बोल के समझा पाओगे बेस्ट है। एक बार बच्चा समझ गया तो फिर देखना वो अपने आप में उसको एनालाइज करते 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 काफ़ी अच्छा चीज़
वो सीखता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी करता है। चलो हम पढ़ते हैं, काफ़ी भाषणबाजी हो गया, ठीक है। चलो अब भाषणबाजी को ख़त्म करते हैं, आते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मान लो एक एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने हमें एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या किया, चलो पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पानी में एक थर्मोमीटर डाला, पूरा थर्मोमीटर डाला हुआ है नीचे तक, सपोज ये नीचे तक डाला हुआ है। थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करना। इसका अंदर में तो पानी है, आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और हमने अंदर में क्या डाला, थर्मामीटर डाला। थर्मामीटर का काम क्या होता है, जब नीचे से हम आग लगाएंगे तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा, उस टेम्परेचर को मेजर करेगा एक थर्मामीटर, ठीक है। अब बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड मेल्ट्स, यानी कि जो सॉलिड है, अब लिक्विड मैंने बोल दिया था, सोचो कि सॉलिड है अभी, जिस टेम्परेचर में सॉलिड मेल्ट करना शुरू करेगा, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट करेगा टू बिकम ए लिक्विड, जिस टेम्परेचर से सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरा खुला रहना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें ज़्यादा प्रेशर कहीं पे नहीं दिया जाएगा। उस टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर दिखाएगा तुम्हारा थर्मोमीटर में, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड। यहाँ पे बर्फ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, यहाँ पे अगर फाइबर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, यहाँ पे अगर तुम्हारा फाइबर, प्लास्टिक, जो भी रबर, जो भी तुम्हारा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब समझ में आया। सॉलिड रखो एक बीकर में, नीचे से गर्म करो, थर्मामीटर डालो, जब वो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा और थर्मामीटर में जितना रीडिंग दिखाएगा वही हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक बार मेल्ट हो गया, क्या हो गया, मेल्ट हो गया। अब इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जो सॉलिड दिखाई दे रहा था, सॉलिड अभी क्या हो गया है, लिक्विड बन चुका है, अब हो गया है लिक्विड, ठीक है। लेकिन लिक्विड अभी बॉयल नहीं किया है, बॉयल अभी होगा बॉइलिंग पॉइंट में। कैसे, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। एक बार सॉलिड से हो गया था लिक्विड, सॉलिड से हो गया था लिक्विड, सॉरी ये वाला, लेकिन लिक्विड अभी बॉयल नहीं हुआ था, अभी और भी टेम्परेचर दिया जा रहा है, नीचे गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर तो डाला हुआ है नीचे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिस टेम्परेचर से, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर से लिक्विड स्टार्ट करेगा बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही खुला रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा जितना है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। जो मटेरियल अंदर में है उसी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, यहाँ पे अगर आयरन रखता और आयरन मेल्ट हो जाता, वो बॉयल करने लगता, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता तो वो अलग होता। रबर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तुम्हारा प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट अलग, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा, ठीक है। अब ये बोलता है बॉइलिंग पॉइंट इज ए बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना यानी कि पूरा बॉयल, जितना लिक्विड है पूरा लिक्विड एक साथ बॉयल करना शुरू करेगा, तो ये बल्क फेनोमेना है, एक साथ पूरा बल्क काम करेगा, इसीलिए बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या चीज़ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम बात करते हैं। अब बॉयल करना शुरू किया, हमने टेम्परेचर को मेजर करके लिख लिया, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का, वेरी गुड, H2O का है। अब हम फिर गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये जो थर्मोमीटर का जो घंटा है, जो बढ़ रहा था, जो इंडिकेटर था, और अभी और नहीं बढ़ रहा है। वो अंदर में क्या होता है, मरकुरी रहता है, जो मरकुरी उठता है ऊपर और उसी कारण हमको दिखाता है रीडिंग। लेकिन हम देख रहे हैं गर्म तो कर रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर हो ही गया, लेकिन ऊपर और नहीं बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद हम गर्म कर रहे हैं, वेफर हो रहा है, स्टीम निकल रहा है ऊपर से, लेकिन बात क्या है, ये तुम्हारा टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर फिक्स रह गया, 100 से 100 ही फिक्स रह गया और नहीं बढ़ रहा है।
और गर्म कर रहे हैं नीचे से, लेकिन उतना ही फिक्स रह गया। कहाँ गया वो हीट? वो हीट जाके अंदर में छुप जाता है इस मॉलिक्यूल में। जो वाटर को पार्टिकल्स रहता है उस पार्टिकल का अंदर में छुप जाता है। जो जो छुप के रहता है, जिस एनर्जी में, जिस फॉर्म में रहता है, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट, यानी कि छुपा हुआ एनर्जी, छुपा हुआ हीट एनर्जी जो अंदर में रहा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो छुप के रह गया अंदर में। वो छुपा हुआ एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया समझाने के लिए लेटेंट हीट। चलो, दो प्रकार होता है लेटेंट हीट। एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है ये दोनों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देता हूँ। काफी बहुत सा चीज हो गया है, लाइन वगैरह, इसको 1 मिनट 1 सेकेंड में मैं मिटा देता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैं इसका अंदर में ले लिया बर्फ। क्या लिया? बर्फ लिया। बर्फ कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड स्टेट होता है। वेरी गुड। मैंने लिया सॉलिड कितना? 1 kg। 1 kg में वेट कर सकता हूं, बिल्कुल। 1 kg में इसका अंदर में लिया, ठीक है। अब मैंने नीचे से गर्म करना शुरू किया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? थर्मोमीटर नीचे है ही है। अब आते हैं, जानते हैं क्या चीज है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। हीट एनर्जी कहां पे दिया जा रहा है? नीचे दिया जा रहा है। हमेशा याद रखो, हीट एनर्जी He, यानी कि हीट एनर्जी नीचे से दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका भी तो अमाउंट होता है, तो ये भी तो मेजरमेंट होता है। हीट एनर्जी है तो एनर्जी तो मेजर होगा ही होगा। तो कितना अमाउंट हम दिए वो मेजर हम कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg ऑफ हमने क्या लिया था? सॉलिड। सॉलिड के हमने लिया था आइस। उसको लिक्विड, पानी हो जाएगा जब लिक्विड होगा, यानी कि लिक्विड कंडीशन में लाने के लिए जितना हीट एनर्जी जरूरत होगा, उसी हीट एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। फिर से देखो क्या बोलता है डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg ऑफ सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट में इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। काफी अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अब हो गया लिक्विड, हो गया। अब मेरे को बर्फ को मिटाना पड़ेगा। बर्फ मिट गया। अब क्या हो गया है अंदर में? ये हो गया है लिक्विड। क्या हो चुका है? लिक्विड, यानी कि पानी 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 पानी, ठीक है। अब फिर गर्म कर रहे हैं, हीट एनर्जी फिर दे रहे हैं। हीट एनर्जी हम देना बंद नहीं किए, वेपर करने तक हम दे रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर। 1 kg ऑफ लिक्विड से वेपर होने के लिए 1 kg लिया, क्या लिक्विड लिया? 1 kg लिक्विड किस में लिया? इसी बीकर में लिया, उसको वेपर किया गया। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन बोला जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं, पढ़ते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। हमने कुछ देर पहले पढ़ा, पहले हुआ था सॉलिड, पहले बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, लिक्विड हुआ, लिक्विड से गर्म करने के बाद हो गया गैस। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, सॉलिड से, यानी कि ये सॉलिड केस था, आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, आपको पता है। तो सॉलिड केस से लिक्विड बिना आके डायरेक्ट गैस आ सकता है, और गैस से भी कुछ डायरेक्ट सॉलिड हो सकता है। ये लिक्विड पार्ट को भूल जाएंगे कुछ कंडीशन में,
लिक्विड नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस होता है और गैस से फिर सॉलिड हो जाता है। ऐसा होता है क्या? देखते हैं एग्जांपल्स, होता है कि नहीं होता है। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक प्लेट टाइप का, इसको बोलते हैं चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश में रखा अमोनियम क्लोराइड, क्या लिखा मैंने, क्या रखा मैंने, एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये एक नमक है, इसमें रखा। और एक फनेल को पूरा उल्टा इन्वर्टेड कर दिया, इन्वर्टेड फनेल उल्टा कर दिया। ये फनेल आपके घर में होगा, ये ग्लास का होता है, इसको इन्वर्टेड फनेल यहाँ पे डाला, ठीक है। अब ऊपर में एक तो कर्टन लगा दिया ताकि अंदर का जो गैस होगा बाहर नहीं जा पाएगा, इसीलिए पूरा कर्टन से बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब नीचे से बर्नर में गर्म किया जा रहा है। जब गर्म किया जाएगा वो, ये अभी जो स्टेट में है, ये कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। वेरी गुड, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, समझ में आ गया मुझे। ये सॉलिड स्टेट है, होना चाहिए था लिक्विड, लेकिन होगा नहीं लिक्विड, यहाँ पे डायरेक्ट वो वेपर होना शुरू करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वेपर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड था, एमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट था, ये डायरेक्ट तुम्हारा वेपर हुआ, लिक्विड नहीं हुआ। फिर वो जाके यहाँ पे फिर जम जाता है, यानी कि हो जाता है सॉलिड। तो सॉलिड से हुआ लिक्विड और लिक्विड से फिर हुआ सॉलिड। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। लिक्विड नहीं हुआ, मैं लिक्विड लिखा जो हूं, ये नहीं हुआ लिक्विड, डायरेक्ट गैस हुआ। सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट ना होके सॉलिड से गैस हुआ। और वाइस वर्सा मतलब कि उल्टा, वेपर से सॉलिड हो गया, ये भी उल्टा है, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं चेंज ऑफ इफेक्ट ऑन माफ कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। एक मैटर में जब प्रेशर दिया जाता है तो क्या चेंज होता है, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। सपोज करो एक सिलेंडर लिया, जिस सिलेंडर के अंदर में कुछ गैस हमने भरा और गैस का ऊपर में हमने पूरा कवर कर दिया। कवर करने का कारण ये है कि सपोज कि बाहर जो अंदर में जो गैस है वो बाहर नहीं आ पाएगा। और हमने क्या दिया, ऊपर में प्रेशर दिया। प्रेशर यानी कि हमने ऊपर में कुछ वेट डाल दिया जो कि केजी फॉर्म में है। तो ये वेट जब डाला तो धीरे धीरे नीचे आया। फिर जब वेट देते हैं तो और भी वेट देने से और नीचे आया। मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो कितना, मतलब कि जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स था अब थोड़ा सा नज़दीक आ गया। फिर जब वेट देते हैं और नज़दीक आ गया। ऐसा कंडीशन आएगा जो कि एक पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कंडीशन में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। यानी कि गैस से लिक्विड होकर सॉलिड भी आ जाता है जब हम प्रेशर देते हैं। ऊपर में ये होता है प्रेशर, लोड बोलते हो, प्रेशर बोलते हो, ठीक है। जब हम प्रेशर देते हैं तो गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ केस में। जैसे कि देखते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोड क्लोजर टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। जो स्टेट ऑफ मैटर है गैस से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो स्टेट चेंज्ड हो गया। एग्जाम्पल्स भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी सॉलिडिफाइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड भी होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोइंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो कर देंगे और प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो सॉलिड भी बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, ये आप देखे होंगे, पहाड़ होता है, नदी होता है, तालाब होता है, जो पानी खुला रहता है, सूर्य किरण आता है, सूर्य किरण गिरता है नीचे, सूर्य किरण जब रे आके गिरेगा, ठीक है। अब सूर्य का रे गिरता है तो ये पानी है ऊपर आके इवापोरेट होता है। इस पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉयल नहीं करता है।
बिना बॉइलिंग करते ही ये पानी ऊपर उठना शुरू करता है। इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। जो पानी है अंदर, ये क्या है? लिक्विड है। अब ये जो जा रहा है, ये क्या हो रहा है? वेपर हो रहा है कि नहीं? तो फेनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर चेंज हुआ एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉयल होके, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी टेम्परेचर में हो जा सकता है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना का मतलब होता है कि जो इवापोरेशन होता है इस सरफेस से ही होता है, नीचे से डायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट नहीं चला जाएगा। ये ऊपर का पानी ही इवापोरेट होगा, कभी भी ये नीचे वाला डायरेक्ट इवापोरेट नहीं होता है। बात समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर इवापोरेशन में फैक्टर अफेक्ट करता है? जैसे कि इन इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवापोरेशन। अगर सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, जाहिर सा बात है सूर्य किरण भी और भी ज़्यादा जगह में गिरेगा। जब ज़्यादा जगह पे सूर्य किरण गिरेगा तो ज़्यादा तुम्हारा इवापोरेशन होना शुरू करेगा, जाहिर सा बात है। तो यही चीज़ बता रहा है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवापोरेशन। फिर बोलता है अन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर सूर्य किरण बढ़ जाएगा, यानी कि सोचो कि जो मई महीना होता है, जब अप्रैल महीना होता है तो पानी सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है लगभग। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब है इवापोरेशन भी बहुत जल्दी होता है। तो इन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। पहला बात है ह्यूमिडिटी क्या होता है। तुमको जून महीना में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बोलता है, टीवी में न्यूज़ में पढ़े हुए कि जून महीना में बहुत ह्यूमिडिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे बारिश होता है। जब बारिश होता है तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जब ये एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगा उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो तुम्हारा इवापोरेशन रेट घट जाता है। लेकिन जब डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब पानी में जो तुम्हारा एयर में जब ड्रॉपलेट्स कम रहता है, इंक्रीज द इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। जब तुम्हारा बारिश का सीजन में जनरली इवापोरेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन समर का सीजन में इवापोरेशन बहुत होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होता है उस समय पे, मई महीना में। ठीक है, अब आते हैं एन इंक्रीज इन विंड। जब इंक्रीज इन विंड का स्पीड बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि तुम आते हो और एक तो कपड़ा सुखा देते हो, कपड़ा हैंगर से सुखाते हो, तुम्हारा हैंगर से जब सूख जाता है कपड़ा, ये तुम्हारा कपड़ा है, सुखाते हो तो एयर ब्लो करने लगता है, ये हो गया तुम्हारा कपड़ा फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, तो एयर ब्लो करने लगता है, जब एयर ब्लो करने लगेगा तो ये क्या होता है? सूख जाता है। तो जब एयर का स्पीड बढ़ेगा, विंड का स्पीड जब बढ़ेगा तो इवापोरेशन और जल्दी होना शुरू करेगा। ठीक है, इवापोरेशन के वजह से, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन होने के कारण कूल लगता है हमको, इसी कारण नेल पॉलिश लगाते ही हमको ठंडा लगता है क्योंकि उसी समय पे इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन के कारण हमको ठंडा भी लगता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो तुम्हारा क्वेश्चंस है इवापोरेशन का रिलेटेड, बहुत सा क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप जान सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा आपके पास तुरंत चला जाएगा। हमारा फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो फेसबुक अपने जो लिंक है वहाँ पे जाके अपना फेसबुक मेंबर बनिए। वहाँ पे हम रोज अपडेटेड वगैरह बताएंगे आपको। आप हमारे साथ
जुड़ने के लिए, मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स वगैरह ये चाहिए, मैं नोट्स दे दूंगा। आपको वर्कशीट चाहिए, वर्कशीट दे दूंगा। आपको और कुछ क्वेश्चन का वर्कशीट वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको क्विज का क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको बताएंगे। जो ऊपर लिखा हुआ है प्ले स्टोर में स्टडी विंग बोल के, आप प्ले स्टोर में जाकर स्टडी विंग आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सा चीज़ फ्री में मिल जाएगा। एनिमेटेड वीडियो से लेके हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा और आप पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लगेगा, ज़िंदगी में कभी भी आपको पढ़ाई बोरिंग तो लगेगा ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर ये वीडियो सही में इन्फॉर्मेटिव है, रिक्वेस्ट करेंगे दिल से, प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सारे बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन पाने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच।